नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारी ये बीए सेकेंड ईयर की पेपर सेकेंड की क्लास है और इसमें संविधान की विशेषताओं वाला मैं एक वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। उसका ये दूसरा पार्ट इसमें है। पहले वीडियो में मैंने संविधान के स्रोत हैं उनका वर्णन किया था और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएँ। तो संविधान की विशेषताएं जो है प्रमुख रूप से उनको बताने से पहले मैं कुछ और बातें बताऊंगी कि संविधान होता क्या है, ठीक है। और भारत के संविधान की कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। संविधान एक राज्य द्वारा चुना गया जीवन मार्ग है। राज्य का यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों अन्य राज्य से भिन्न होती हैं। इसके कारण उसके संविधान की कुछ विशेषताएं कुछ निजी होती हैं जो दूसरे राज्यों से अलग होती हैं। भारतीय संविधान की भी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं। उन विशेषताओं को बताने से पहले मैं भारतीय संविधान का कुछ संक्षिप्त में परिचय दूंगी, यानी मेन बातें बताऊंगी कि भारत का जो संविधान है भारत का सर्वोच्च विधान है। यह विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत और लिखित संविधान है। यह संविधान सभा के सदस्यों के कठिन परिश्रम व अथक प्रयासों का परिणाम है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसे आंशिक रूप से पारित किया था। आंशिक रूप का मतलब इसके कुछ अनुच्छेद ही इस दिन लागू किए गए थे, पारित किए गए थे। बाकी जो पूरा संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इस दिन इसके कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। इस दिन इसके 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कई जगह 15 दिए होते हैं लेकिन 16 हैं क्योंकि 15 तो अनुच्छेद लागू किए गए थे और एक वो अनुच्छेद भी जिसमें इन सभी अनुच्छेदों को लागू करने की बात भी कही गई थी। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये हम सब लोग जानते ही हैं। बहुत रटा हुआ है कि ये वाला पूरी लाइन, और लगभग 65 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमेशा कन्फ्यूज करती है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी है। देखो, अनुच्छेद 395 हैं, पहले भी इतने थे, अब भी इतने। तो संविधान को जब हम उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर 395 के बाद में 396 नंबर का कोई भी अनुच्छेद नहीं है। भाग 22 हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ 8 थी और अब 12 हो गई हैं। अब गणना की दृष्टि से, यानी कि अगर काउंटिंग करें हम 1 2 3 4 ऐसे, तो अनुच्छेद हैं वो 448 या कई जगह 465 दिए हुए हैं, ऐसे करके 465 हैं। भाग 25 बताए गए हैं लेकिन मैं इन चीज़ों को सही नहीं मानती हूँ। भाग 22 ही हैं क्योंकि 22 के बाद 23वें नंबर का कोई भाग इसमें नहीं है। जो भी जोड़े गए हैं किसी न किसी भाग के साथ में कै खे गए करके ही जोड़े गए हैं और अनुसूचियाँ 12 ही हैं। अब 22 भाग के बाद में 3 इसमें भाग जोड़े गए हैं जिसको हम 23, 24, 26 नाम मेरे हिसाब से नहीं दे सकते क्योंकि उनका क्रम निर्धारण करने का कोई इसमें तरीका ही नहीं। कैसे करेंगे, सन के हिसाब से करेंगे या क्रम संख्या के हिसाब से करेंगे। देखो, 22 भाग के बाद में जब संशोधन हुए थे, पहला संशोधन मान सकते हैं हम इसको पहला कि भाग 4 क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य वाला, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 क्या है। दूसरा, इसके बाद इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 14A अधिकरण का, ठीक है। और उसके बाद में अगला जोड़ा गया था भाग 9B सरकारी समितियों वाला। तो अब इनको हम 23, 24, 25 के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे। सन के हिसाब से करेंगे तो 4K वाला 23 होगा, 14A वाला 24 होगा और 9B वाला 25 होगा। लेकिन अगर 9 पहले आना चाहिए, इस हिसाब से 24 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हम इनको केवल संख्यात्मक दृष्टि से कर सकते हैं कि भाग 25 हैं। वो भी इसलिए कि कुछ प्रतियोगिता की जो बुक्स होती हैं उसमें दिए हुए हैं, कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी वजह से हमें इनको केवल ऐसे याद रखना। बाकी जो मूल संविधान है उसके अनुसार और बाद में संशोधित होने के बाद भी अब भी इसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ ही हैं। संख्यात्मक दृष्टि से, गणना की दृष्टि से ये अलग हो सकती हैं। एक और बात बताना चाहूँगी, जब संविधान सभा ने अपना काम ख़त्म किया गया था उसका अंतिम दिन, हम कई बार अंतिम दिन वो 26 नवंबर को मानते हैं लेकिन नहीं, अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियाँ, यानी संविधान
जो लिखा गया था हमारा वो उसकी 3 पुस्तकें संविधान सभा के सामने रखी गई थी। ये भी कई बार पूछी जाती है कि वो किस किस भाषा में थी, कैसी थी। तो पहली थी इंग्लिश में हाथ से लिखी हुई, दूसरी थी इंग्लिश में छपी हुई, टंकण वाली होती है टाइपिंग वाली, और तीसरी थी हस्तलिखित हिंदी में। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं विशेषताएं बताने से पहले शॉर्ट में बताना चाहती थी। एक शब्द आया है इसके अंदर जो अधिकरण जोड़ा गया था 14A में। अधिकरण, ये अधिकरण क्या है ये शॉर्ट में बता देती हूँ। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो हमारे संविधान में 42 संशोधन द्वारा ये अधिकरण जोड़े गए थे, क्योंकि न्यायालयों के पास में बहुत सारे ऐसे लंबित मामले होते हैं जिनको वो निपटा नहीं पाता, उसके पास में टाइम नहीं हो पाता है। उनको निपटाने के लिए विभिन्न विधानों के तहत घरेलू व अन्य अधिकरणों की स्थापना की जाती है, जिससे कि न्यायालय का कार्यभार कम हो जाए और निर्णय लेने में तेजी आ जाए। तो हमारे यहाँ पर जो अधिकरण, ये जो भाग 14 के द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 323A और 323B। ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण जोड़े गए थे और बी के तहत अन्य मामले जैसे कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात व निर्यात, भूमि सुधार, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, खाद्य सामग्री, किराया व किराएदार के अधिकार, संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, इनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं, मामले आते हैं, वो अन्य मामलों वाले अधिकरणों के पास ही जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी विशेषताओं पे। विशेषताओं में सबसे प्रमुख पहली विशेषता जो है वो है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। देखो, हम जब भी विशेषताओं का वर्णन करेंगे इसके एक एक शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए और एक एक शब्द का अर्थ ही हमें एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो लोकप्रिय मतलब जो जनता को प्रिय है। ठीक है, संप्रभुता यानी इसके ऊपर कोई सत्ता नहीं होती, जिसका मतलब है कि हमारे संविधान जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, यानी जनता द्वारा बनाया गया है, उसकी इच्छा के ऊपर और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। ठीक है, अर्थात यदि भारतीय जनता चाहे तो इस संविधान में अंतिम रूप से इसमें परिवर्तन कर सकती है। और ये बात हमारे संविधान में कहाँ लिखी हुई है? लिखी हुई नहीं, इसकी फर्स्ट लाइन से शो होता है। इसमें लिखा गया है प्रस्तावना की लाइन में कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखा हुआ है। ये जो लाइन है, ये शब्द हैं, ये इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि हमारा संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। कई बार क्वेश्चन आता है ना, हमारे देश में सबसे संप्रभु कौन है, जिसके पास में अंतिम रूप से सब कुछ चेंज करने की शक्ति है, पावर, वो है जनता, भारतीय जनता। भारतीय जनता के पास में एक मत यानी वोट नाम की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो अंतिम रूप से संविधान में भी या प्रशासन में, सरकार में चेंज कर सकती है। दूसरा इसकी विशेषता है निर्मित, लिखित, सर्वाधिक व्यापक संविधान। निर्मित का मतलब जिसे किसी ने बनाया हो। तो हमारी संविधान को एक संविधान सभा ने एक विशेष समय पर बनाया था। ठीक है, लिखित का मतलब है इसके जिसके सारे प्रावधान लिखित हो। हमारे संविधान के अधिकांश सब कहते हैं ज़्यादातर मतलब सभी प्रावधान लिखे हुए हैं, कुछ भी इसमें छोड़ा हुआ नहीं है। अगर कोई प्रावधान दिया हुआ है उसका अपवाद भी है तो अपवाद भी लिखा हुआ है, उसके प्रतिबंध है तो प्रतिबंध भी लिखे हुए हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक व्यापक। विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यापक, विस्तृत केवल भारत का ही संविधान है। और इसके बहुत सारे कारण हैं उत्तरदायी, लेकिन ज़्यादातर कारण, जब मेन जो कारण है वो यही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान इतना व्यापक क्यों है? क्योंकि इसमें हर बात को बारीकी से लिखा हुआ है, जिससे कि किसी भी बात को लेकर आगे विवाद हो तो उसका समाधान भी संविधान में लिखे हुए शब्दों में ही निकल सकता है। तो विस्तृत है, इसमें इतने सारे अनुच्छेद हैं 395 कि विश्व के किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड पावर। अमेरिका के संविधान में भी इतने अनुच्छेद नहीं है, वहाँ भी केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। सोचो, वहाँ 7 और यहाँ पर 395 अनुच्छेद। अगला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य।
संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये चीज़ें कहाँ उल्लेखित की गई हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ उल्लेखित की गई हैं, प्रस्तावना में। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हमारा जो भारत देश है वो आंतरिक और बाहरी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात का उदाहरण हम क्या लिखेंगे कि जो CTBT संधि थी, कम्प्रिहेंसिव ट्रेडमेंट ट्रीटी, वो अभी तक उस पर भारत ने साइन नहीं किए हैं। ये परमाणु निषेध की संधि थी, परमाणु हथियार निषेध वाली, जिस पर जो शक्तिशाली देश हैं वो चाहते थे कि बाकी देश इस पर साइन कर दें और अपने देश में परमाणु हथियारों का प्रसार ना करें। इस पर भारत ने अभी तक साइन नहीं किया गया है। और भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी आंतरिक और बाहरी दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। आंतरिक दृष्टि से मतलब है कि भारत की जनता, भारत की जो बाउंड्री है, सीमा, उसके अंदर जो भी चीज़ें सजीव निर्जीव, सब पे भारत का प्रभुत्व है। अगला है लोकतांत्रिक शब्द। लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता का स्वामी न होकर सेवक होगा। यानी कि सरकार जो चलाएगी, सरकार जो एक सिस्टम है उसके अंदर कौन लोग जाएंगे, जिनको हमारी जनता निर्वाचित करके भेजेगी। यानी कि जनता ही सरकार चलाती है, जनता ही सरकार होती है। यह है हमारा देश लोकतंत्रात्मक राज्य है। गणराज्य, गणराज्य लिखा हुआ है इसमें, गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि भारत में जो यहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति है, राज्य का प्रधान है, राष्ट्रपति, वो ब्रिटेन के राजा की तरह वंशानुगत अपना पद धारण नहीं करके वो चुनाव द्वारा अपना पद धारण करता है। भले ही उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती हो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। और ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक राज्य कहते हैं। यानी भारत लोकतंत्र राज्य के साथ साथ एक गणराज्य भी है। और अगला है धर्मनिरपेक्ष या परमनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये हम सबको पता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार, आस्था के अनुसार वो पूजा पाठ, प्रसार धर्म का सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? केवल ये कि यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं और राज्य के द्वारा किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में इसको बाद में जोड़ा गया था। 42 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़कर राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। हमारे यहाँ पर राज्य धर्म का विरोधी नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है, लेकिन वो धर्म का विरोधी नहीं है। नहीं धर्म के प्रति उदासीन होता है, नहीं किसी धर्म के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है, बल्कि वो सभी धर्मों की नीतियों को तटस्थतापूर्वक अपनाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा को स्पष्ट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है, और सर्वधर्म सद्भाव, और सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखता है। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब ये कि जब हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, स्पष्टता इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो ये साबित करती हैं या भारत को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करती हैं? तो ऐसी जो है वो दो जगह ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और दूसरा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर अपने नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में ये उपबंधित किया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण करने, प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ये सब जो प्रावधान मूल अधिकारों में दिए गए हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण होते हैं जो हमने अपनाए हुए हैं। स्पष्ट न होते हुए भी उनको अपनाया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले हम जो वीडियो है उसके अंदर इसके आगे आने वाली विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।